दो ही किरदार थे कहानी में, दोनों ही मर गए जवानी में। लोग लाशें निकाल पाए बस, इश्क डूबा हुआ था पानी में। ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाजों ने बरेली शहर से लेकर दुबई के शहर तक, यहाँ से लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफ़र तय किया है। और जिनके ये अल्फाज हैं, जिनके ये शेर हैं, वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है। और आज मैं आपसे उनको रूबरू करवा रहा हूँ, सचिन अग्रवाल भैया। हमारी अहद के सबसे बड़े, जिसे कहते हैं कि गुमनाम शायर भी कह सकते हैं। गुमनाम इसलिए कह रहा हूं कि आजकल जिस तरीके के राजनीतिक मसाइल चल रहे हैं मंचों को लेकर, तो उसके चलते हुए एक इतने जानकार और इतने मारूफ शायर आज हमारे बीच हैं और आज हम इनसे रूबरू होते हैं। इनका एक शेर है कि जिस्म की मिट्टी सुखाने के लिए जी रहा हूं पर जमाने के लिए, खुद का ही किरदार मैला कर लिया आईने को आजमाने के लिए। तो इस तरीके की शायरी, इस तरीके का फिक्रोफन बहुत ही कई सारे एक्सपीरियंस उसके लिए जो है लाइफ के होने होते हैं, तब जाकर जो है इस तरीके का आप शेर कह पाते हैं। तो इस तरीके का मिजाज, इस तरीके की शायरी, इस तरीके का फन रखने वाले सचिन भाई से आज हम रूबरू हो रहे हैं। सचिन भैया नमस्कार। नमस्कार भाई, स्वागत है आपका SK2 स्टूडियो में। तो सचिन भैया ये बताइए कि शायरी का शौक आपको कब से लगा? पहले तो बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई के लिए आप लोगों का। जी। शायरी का शौक जो है उर्दू के शौक से नहीं, इंग्लिश के शौक से लगा। अरे वाह, क्या बात है जी। कुछ जीवन में ऐसा घटित हुआ जी, जिसके बाद उसको व्यक्त करने के लिए शायरी का सहारा लेना पड़ा। सन 2014 से कहना शुरू करा मैंने जी। लेकिन जो कह रहा था वो शायद शायरी नहीं थी, उसको शायरी को समझने में समय लगा मुझे। लेकिन वो सिर्फ शब्द थे, कुछ थोड़ा बहुत लय में थे, पूरी लय में भी नहीं थे। लेकिन शुरुआत 2014 से हुई। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि मतलब जो आप कर रहे हो वो शायरी अभी नहीं है, या आप केवल अभी अपने ख्याल कह पा रहे हो? किसी ने कुछ कहा आपसे या किसी ने कुछ बताया आपको? ये 2015 में पहले किताब आई मेरी जी। मुझसा दीवाना, वो एक डायमंड बुक्स दिल्ली में है, जी जी, फेमस है। जी जी जी, उनके थ्रू आई थी किताब वो। जी जी, जिसका विमोचन शायद वसीम बरेलवी साहब ने भी किया। वसीम साहब ने कहा जी था। जी जी। और कुछ ऐसे संपर्क बने कि मैं वसीम साहब तक पहुंचा और वो शायद उसके लिए राजी हुए। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें अगर वैसे देखा जाए मात्रा के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, तो बहुत गलतियां हैं जी। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये किताब आई है, उस परिस्थिति में किताब आने का मतलब है आपका हमें स्वागत करना चाहिए। क्योंकि उन परिस्थितियों में आदमी टूट जाता है, अलग हो जाता है, कुछ और भी कर लेता है, लेकिन आप सृजन की तरफ आए तो हो सकता है ये ईश्वर का इशारा है कि आपसे वो कुछ बड़ा कराना चाहता है। क्या बात है। ये बड़े लोगों का एक तरीका होता है हौसला देने का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और वहाँ से मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप वाकई में कुछ कहना चाहते हो तो इसका मीटर सीखो, इसको समझो। उसमें सबसे पहले शख्स है आलोक यादव जी। अरे वाह। वो उस किताब के विमोचन में आए थे। जी जी। और वो उस समय बरेली में PM कमिश्नर थे। जी, इस समय दिल्ली पोस्टेड है। इस समय दिल्ली पोस्टेड है जी। तो वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुझसे कहा कि आपको अगर शेर कहने हैं तो शेर कहने के लिए आपको मीटर आना चाहिए। हाँ, बेसिकली इसका ग्रामर आपको सीखना पड़ेगा। ग्रामर सीखना पड़ेगा। तो मुझे ये पता चला उस समय, पहली बार पता चला कि इसमें ग्रामर भी होता है। तो वहाँ से बहर को समझने की और सीखने की शुरुआत हुई। क्या बात है, क्या बात है। तो जैसे कि आपको पता चला कि इसका बहर, मीटर, ग्रामर, ये आपको इसका गजल का सीखना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर आपने किससे अप्रोच किया? शुरुआत में तो उन्होंने ही, आलोक जी ने मुझे, यहाँ बड़े उस्ताद थे सरदार जी रिजवी साहब। जी जी जी, उनसे मेरी मुलाकात करवाई थी। अब हमारे बीच नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा नाम थे। बहुत बड़ा नाम थे वो, और बहुत अच्छे इंसान भी थे शायर। तो बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और फारसी, चारों भाषाओं में बहुत अच्छा कमांड था उनका। क्या बात है। तो
उनसे आलोक जी के ऑफिस में ही मुलाकात हुई, आलोक जी ने ही मुलाकात कराई। और उसके बाद उन्होंने, मैं 1-2 बार उनके पास गया, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनसे सीख नहीं पाया। जी जी। कुछ मैंने जो कहा था उन्होंने शुरू में करेक्शन करा, उसमें वो मिसरा पढ़ते जाते थे, कहते थे ये बहर में है, ये बहर में नहीं है, ये बहर में है, ये बहर में नहीं है, ऐसे पढ़ते पढ़ते कह देते थे। क्या बात है, ये सब अनुभव से ही आता है। ये अनुभव से आता है। तो मैं समझ नहीं पाता था ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ गलती है, लेकिन वो करेक्शन उन्होंने करे शुरू में 2-3 गज़लों में। उसके बाद कुछ मेरी परिस्थिति ऐसी रही कि मैं उनके पास ज़्यादा जा नहीं पाया, तो मैं बैठ सीख ही नहीं पाया उनसे जी। समझ भी नहीं पाया उनसे क्या है, क्योंकि ये तो मेरा मानना ये है कि शायरी जितने लोग कर रहे हैं इसमें इतनी बारीकियां हैं कि जीवन कम है इसको सीखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। मैं भी अभी सीखने में हूँ, और जितने लोग शायरी कर रहे हैं वो सब सीख रहे हैं। नहीं, बेसिकली कहा जाए तो हर इंसान जो है अपने पैदा होने से लेकर और अपने मरने तक एक विद्यार्थी ही रहता है। वो पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और जिसको ये लगता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है, वो मास्टर हो चुका है, तो मुझे लगता है कि वहीं से ही उसका पतन भी शुरू है, क्योंकि उसके बाद आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया है। लेकिन आप अगर देखेंगे, आप उसको जज करेंगे, तो आपने बेसिकली 20-30% भी नहीं सीखा होता है पूरी जिंदगी में। ये बिल्कुल सही बात कही सचिन भैया आपने। तो वहां से फिर उसके बाद ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनसे, क्योंकि उनसे सीखता होता तो शायद बहुत कुछ सीख जाता। नहीं, ठीक बात है। लेकिन नहीं सीख पाया। फिर मैंने कहा, किसी ने कहा है कि इसमें बहर होती है और सीखना है। जी, मतलब ये बात दिमाग में क्लिक कर गई कि ग्रामर तो होता है, ग्रामर होता है और ग्रामर सीखना है। बिल्कुल। फिर मैंने इसे गूगल किया, गूगल पे सर्च करना शुरू किया। तो गूगल पे आप लोग भी देखेंगे तो 32 बहरें मेन आपको दिखाई देंगी। हाँ, गूगल पे बिल्कुल। आप अगर गूगल पे गजल की बहरें डालेंगे, प्रचलित 32 बहरें जो है वो सबसे पहला लिंक ही यही खोलता है। 32 बहरें खुलेंगी जी। उसके बाद उसमें आपका, फिर उसके बाद आप जितने ज्यादा लोगों को पढ़ोगे या सुनोगे, और तरन्नुम से मुकाबले अगर आप तहत में लोगों को सुनोगे तो बहर से मेरे ख्याल से ज्यादा जल्दी आएगी। तरन्नुम में पढ़ने वालों से आप मीटर तो समझ सकते हो, लेकिन वो आवाज के हिसाब से मात्राएं गिरा बढ़ा लेते हैं। गिरा बढ़ा लेते हैं। जी, उसमें जी। वो गलत भी गा सकते हैं, फिल्मी गीतों में होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। उनको मीटर से मतलब नहीं होता, लेकिन वो म्यूजिक बना वो सेट कर लेते हैं उसको धुन के हिसाब से, तो वो गा सकते हैं जी। लेकिन अगर बहर सीखनी है तो आप तहत, एक बड़े शायर हैं जी, उनका कहना था कि अगर आप किसी भी शायर के 1000 शेर तहत में पढ़ लेंगे तो आपको सब बहरें आ जाएंगी। क्या कहना, क्या कहना। तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। वहां से मैंने जो है वो फिर गूगल पे पढ़ा, फिर लोगों को सुन के तहत में ज्यादातर सुना मैंने। जितने भी शायर अपने यूट्यूब पे अवेलेबल हैं सभी ज्यादातर हैं जी। तो वहां से फिर वो धीरे धीरे समझ में आई। कुछ गलतियां हुई तो कभी किसी ने टोका कि भाई ये ऐसे नहीं करते हैं, ये ऐसे नहीं करते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा शब्द है ना, ना, तो ना पे लोग मात्रा लगा के उसे 2 में गिनते हैं, जबकि ना को एक आलोक जी ने मुझे बताया कि ना कभी वजन पे नहीं लेते हैं, कभी 2 मात्रा में ना गिना ही नहीं जाता, ना हमेशा एक होता है। तो ऐसे धीरे 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 कभी किसी ने टोका, कभी किसी ने टोका, और सफर चलता रहा। और धीरे धीरे मैं 17-18 के बाद शायद लगभग काफी उसमें सुधार आ चुका था। अरे आज तो आपका खैर नाम जो है फेमस हो चुके हैं आप। तो सचिन भैया, जैसे कि अब आपने ग्रामर सीख लिया, ग्रामर के बाद आपके पास पहला मंच किस तरीके से आया, कैसे? पहले मंच की शुरुआत बरेली से ही हुई जी। और सिया सचदेव दीदी हैं, आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी शायरा भी हैं और दिल की भी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही नायाब शख्सियत हैं और बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। बिल्कुल। और मतलब वो जुड़ती हैं जिससे तो दिल से जुड़ती हैं, उनके साथ ये भी है। बिल्कुल, मैं खुद उनका छोटा भाई हूँ तो मैं तो ये बात जानता ही हूँ। तो उन्होंने एक प्रोग्राम करा था बरेली में जी, और उसमें आलोक जी वगैरह भी थे। कुछ उसके शायद अक्षरा के नाम से शायद प्रोग्राम, अक्षरा फाउंडेशन से था उस समय तो वो प्रोग्राम। और उसमें ये अपने पाकिस्तान से कुछ लोग आए हुए थे जी। तो उसमें बेसिकली वो इंटरनेशनल मुशायरा हुआ था, इंटरनेशनल मुशायरा हुआ था और बरेली में हुआ था, IMA में हुआ था जी। तो वो पहला मंच था। उसमें किशोर नाइक साहिबा भी आई थी और रंजीत चौहान दिल्ली से आए थे जी जी। और बनज कुमार बनज हिंदी में बड़ा नाम है वो आए थे, संजय शौक सर आए थे। मतलब उसमें सब उस्ताद लोग उसमें सब उस्ताद लोग आए थे। और मेरा सौभाग्य था कि उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप रहोगे और आपको शुरुआत करनी, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा, जब आपको पता चला कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपके जीवन का जो है पहला मंच है, और चूंकि आप शायरी अभी सीख के ही आए थे तो कहते हैं कच्चापन था आपकी शायरी में, तो क्या मतलब दिल में कुछ घबराहट, कुछ डर, कुछ इस तरीके का?
नहीं, बिल्कुल घबराहट तब भी थी और घबराहट मुझे आज भी रहती है मंच पे जब पहुंचता हूँ तो। मुझे हालांकि अब जी। थोड़ा समय हो गया, जी 7-8 साल हो गए शायरी करते हुए, लेकिन घबराहट होती है मंच पे जाने से पहले। कुछ लोगों को जिनको होती है, मुझे लगता है शायद जीवन पर्यंत रहती है उन्हें। बहुत कम लोग हो पाते हैं ऐसे जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए। बहरहाल वो उसमें भी मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं पूरा बहर में हूँ, हालांकि बहर में था जी। और अच्छा था, लेकिन फिर भी मतलब मुझे थोड़ा सा डर तो था ही। लेकिन मुझे अच्छा लगा, पहले ही प्रोग्राम में मुझे जो है कुछ बड़े लोगों से भी तारीफ मिली, क्या बात पब्लिक है, से भी मतलब रिस्पॉन्स अनुभव मिला। आपका अच्छा रहा उसका। तो पहला अनुभव अच्छा रहा। क्या बात है, क्या बात है। तो उसके बाद फिर आपको लगा कि मतलब जो है कि अब मैं हूँ मतलब स्टेज के लायक कि मैं स्टेज पे जा सकता हूँ? नहीं, स्टेज के लायक एक्चुअली शायरी मैंने स्टेज के लिए शुरू भी नहीं की थी जी। और मैं आज भी नहीं करता शायरी स्टेज के लिए। और स्टेज का मतलब जो परफॉर्मर है वो अलग है। अगर बेसिकली जगलर चाहिए वहां के लिए। हाँ, नहीं ये कह सकते हैं, लेकिन परफॉर्मिंग अलग चीज़ है और शायरी अलग चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत से ऐसे शायर हैं जो गुमनामी में हैं लेकिन इतनी अच्छी शायरी कर रहे हैं कि उनका मतलब कहीं नाम बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होता है। एक कुछ शेरों को ऐसा होता है, कुछ सुनने के बाद या आप अगर कहीं पढ़ लो या सुन लो तो वो छप जाते हैं आपके ऊपर, तो वो आपको याद नहीं करने पड़ते, रटने नहीं पड़ते, क्योंकि छप जाते हैं और वो बिल्कुल, कहीं से बिल्कुल। कहीं तक मुझे लगता है कि वो आपको प्रभावित करते हैं, तो आपकी शायरी की दशा और दिशा तय कर देते हैं। एक पाकिस्तान के शायर हैं अफजल खान, जी जी। उनका मुझे लगता है कि वो भी बहुत मंचों से या तो सियासत का शिकार है या स्वयं दूर रहते हैं। मैं तो अभी शुरुआत में ही कहा था कि सियासत के मारे लोग जो है बहुत सारे लोग लेकिन हैं। उनका एक शेर था जो मतलब बिल्कुल ऐसा क्लिक करा मुझे। वो गजल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा शेर करा। जी। उसमें उन्होंने ये शेर कहा कि गजल को कम निगाहों की पहुंच से दूर रखता हूँ, हाँ हाँ हाँ। गजल को कम निगाहों की पहुंच से दूर रखता हूँ, मुझे बंजर दिमागों में शजरकारी नहीं करनी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। तो वो शेर जो है वो क्या कहने हैं। कमाल शेर है उनका, मतलब वो कितना बड़ा मैसेज दे रहा है ये हाँ, शेर। कितना बड़ा मैसेज अगर समझने वाले के लिए। क्योंकि एक हिंदुस्तान में ऐसा सिस्टम है कि अगर आप सिंगिंग शो देख रहे हैं जी। तो वो उसमें जीतने का क्राइटेरिया है कि पब्लिक वोटिंग से जीतेगा। हाँ। और वोट वो लोग कर रहे हैं जिन्हें संगीत से कोई मतलब नहीं, जिनका संगीत से या सुर से नॉलेज बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही शायरी के साथ हो रहा है। जी जी जी। तो आप मंच पे अगर परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं जी। तो उससे मतलब नहीं है, उसे ना बैठ से मतलब है पब्लिक को, ना काफिया पता है जी, पब्लिक जी। को। पब्लिक को ये पता है कि ये व्यक्ति फेमस है और अच्छा कुछ अलग कर रहा है, तो बस। हाँ, तो मेरा अगला सवाल भी यही था कि मतलब जिसने ज्यादा स्टेज पढ़ लिए हैं, जैसे रेखता है, जश्न अदब है, मतलब शायरी के लिहाज से हम लोग मानते हैं कि ये कुछ बड़े स्टेजेस हैं, या जिसने दुबई मुशायरा पढ़ लिया है या गल्फ कंट्रीज में और कहीं ओमान मस्कत वगैरह पढ़ाया है, तो क्या लगता है कि जिसने ज्यादा मंच पढ़ लिए वो एक बड़ा शायर है, या जो अच्छी शायरी कर रहा है वो एक बड़ा शायर है? आपकी नजर में क्या है इसका मतलब? नहीं, शायर तो सभी बड़े हैं। मेरी समस्या, अगर कोई मीटर में शेर कह रहा है तो वो शायर है जी। अब बड़ा छोटा का पैमाना हर आदमी के लिए अपना होता है। कुछ लोग चमक धमक से मानते हैं कि ये शायर बड़ा है, जी जी। कुछ लोग शेर पढ़ के कहते हैं। जैसे एक बहुत हिंदुस्तान का बहुत फेमस नाम है और मैं भी बहुत मानता हूँ, राहत इंदौरी साहब, दुनिया जानती है उन्हें। राहत इंदौरी साहब की आप वीडियो देखोगे तो उनकी शायरी बिल्कुल अलग है। हाँ, जबकि किताबी शायरी उनकी बिल्कुल और अलग अगर आप किताबें पढ़ोगे तो उनकी शायरी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो वो दोनों किरदार निभा लेते थे। और उनके साथ एक मुझे लगता है, मैं कभी पर्सनली उनसे मिल नहीं पाया, मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको पब्लिक की नब्ज मालूम थी। वो जहां बैठते थे, जिस तरीके के लोगों को देखते थे, वो उस तरीके की शायरी पढ़ लेते थे। बिल्कुल। उन पे उन्होंने इतना कुछ कहा है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए जैसे राज साहब थे तो वो मतलब बेशक बड़े शायर हैं। इसी तरीके से शायर का कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं लेकिन उन्हें आज भी मीटर नहीं मालूम है। वो तरन्नुम के सहारे चल रहे हैं, बिल्कुल, या किसी और तरीके से चल रहे हैं वो, लेकिन किसी पे शेर कम है लेकिन पहचान ज्यादा है तो वो घूम रहा है, चल रहा है। तो शायरी नहीं, कई लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक एक कविता से 15-20 देश घुमा रहा है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं और वो तो खुद कहते हैं कि हम ऐसे हैं। लेकिन ये ठीक है कि ये सब सियासत का भी बड़ा खेल है इसमें। ईश्वर ने वैसे भी तय कर रखा है कि किसको कहाँ तक ले जाना है, कैसे ले जाना है। बिल्कुल, इसमें तो ऐसा मेरा मानना है, तो इसलिए रास्ता बन जाता है वो। जी। मेरा कोई मतलब
पूरे घर खानदान में किसी का कोई शायरी से लिखने पढ़ने से कोई वास्ता नहीं था जी। लेकिन एक हादसे से मैं शायरी में आया और मुझे ऐसे लोगों से मिलना हुआ और मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं दुबई जाऊंगा। तो दुबई का मुशायरा पढ़ के आया 2020 में। तो ये शायरी से कुछ भी हो सकता है, इसका कोई नहीं, यकीनन ये हमारे शहर बरेली के लिए भी बड़ी बात है कि हमारे शहर से जो है आप गए और आपने जो है बरेली का परचम बुलंद किया, ये वाकई में एक अच्छी बात है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अब ये शायरी आपकी चल रही है, अभी जो पिछले जब से कोविड हुआ, कोविड के बाद से आप क्या देख रहे हैं कि शायरी का स्तर किस रूप से चेंज हुआ है, मंच के हिसाब से भी और सोशल मीडिया के हिसाब से भी? कोविड के बाद से तो मुझे लगता है शायरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, मतलब कोविड के बाद से सोशल मीडिया पे शायरी का एक्चुअली जब प्रोग्राम बंद हुए तो जो प्रोग्राम जीवी लोग हैं प्रोग्राम जीवी तो उनको मजबूरी हुई कि कहीं तो कुछ ना कहीं कहेंगे, तो लाइव आना शुरू हुए। फिर लाइव का ऐसा कोविड में सेशन चला कि आधे से ज्यादा लोग लाइव देखने वाले कम है, लाइव चलने वाले ज्यादा थे उस समय। तो वहां से फिर उसको आदमी को कुछ नहीं मिला तो शायरी करते हैं। और ऐसा नहीं है, आज के दौर में जो है यंग लोग हैं बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं और मीटर में कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ठीक बात है कि बहर में शायरी कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ से सीखी कैसे सीखी ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अच्छी शायरी कर रहे हैं और मीटर में कर रहे हैं। पहले तो आपका ख्याल अच्छा है और उसके बाद अब अगर आप मीटर में हो तो फिर कोई बात नहीं। हालांकि ये भी फर्क पड़ता है कि आप मीटर में और ख्याल अच्छा नहीं है तो उसे मैं शायरी नहीं मानता, बिल्कुल। लेकिन मीटर में भी है और अच्छी शायरी कर रहे हैं, मतलब फील करके शायरी कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। और मतलब जैसे आप जानते हैं भारत भूषण पंत साहब थे। अरे साहब क्या कहने तो वो मतलब उनका एक शेर है कि ये शख्स हमें चैन से जीने नहीं देता, तन्हाइयां कहती हैं इसे घर से निकालो। क्या मतलब ये शेर क्या कहना आसान है कि मिसरे भोगने पड़ते हैं, मिसरे जीने नहीं पड़ते हैं, मिसरे भोगने से निकलते हैं। तो वो जिस स्थिति में रहते थे, मैं तो कभी मिला नहीं, लेकिन मेरी उनसे मैं बहुत करीब रहा हूँ उनके, तो काफी फोन पे बहुत बातचीत हुई है। मेरी भी फोन पे बात हुई उनसे, लेकिन आदमी मतलब किस उसमें रह रहे होंगे वो, नहीं उनकी तबीयत जिस मिजाज के वो थे और जिस माहौल में वो रह रहे थे, यकीनन उस माहौल में कोई भी शख्स रहेगा तो शायद वो दम घुट के ही मर जाएगा। ये जो अपने मतलब पहले मिसरे से आप अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरा मिसरा उन्होंने कहा कि तन्हाइयां कहती हैं इसे घर से निकालो, बिल्कुल ये कहना आसान नहीं है। ऐसे ही उनका अफजल खान साहब का है शेर कि हमारे खून के प्यासे पशेमानी से मर जाएं, अगर हम एक दिन अपनी ही नादानी से मर जाएं, और बना रखी हैं दीवारों पे तस्वीरें परिंदों की, वगरना हम तो अपने घर की वीरानी से मर जाएं। क्या आसान है ये कहना कि बना रखी हैं दीवारों पे तस्वीरें परिंदों की, वरना हम तो अपने घर की वीरानी से। तो ये शेर ऐसे नहीं होते कि आप सोच के आपने काफिया लिया, आपने काफिया लिख लिया और उसके बाद आप नहीं कह सकते। ये शेर ऐसे सोच के भी नहीं कही जा सकती। इन शेरों की आमद जो है वो जिंदगी के कुछ ना किसी ना तकलीफ से होती है। मेरा मानना यही है। नहीं यकीनन। तो आपका कहना यही है कि शायरी जो है वो जिंदगी में जो भी आपके कुछ हो रहा है उसको तरतीब में बांधने का हुनर जो है बस वो शायरी है। आपने अगर शब्दों की बनावट पे ना ध्यान दे के बनावट पे ध्यान दे लिया, अरे क्या कह रहे, तो आप शायरी में मतलब मुझे लगता है कि अच्छा कर जाएंगे। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग मान रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे कितने लाइक आ रहे हैं, ये शायरी का कभी पैमाना नहीं है। बल्कि शायद मेरे ख्याल में आशा भोसले जी से नेहा कक्कड़ जी के ज्यादा होंगे फॉलोअर्स, लेकिन आशा भोसले बिल्कुल सही बात है। तो इसका ये पैमाना नहीं है कि आपके सोशल मीडिया पे कितने फैन हैं या कितने लाइक्स हैं। आपका शायरी का जो आपको संतुष्टि दे रही है और जो पब्लिक को कनेक्ट हो रही है, आदमी उसको अपनी पीड़ा से अगर कनेक्ट कर पा रहा है तो फिर वो शायरी अच्छी है। यकीनन। एक मुझे आपका ये बुनावट की जब आपने बात करी तो मुझे आप ही का एक शेर जो है वो जहन में आया कि बहुत साल पहले आपने एक शेर कहा था कि मुझ में केवल मट्टी मट्टी उगती है, मतलब मैं उपजाऊ भी हूँ बंजर भी। तो उस समय क्या कैफियत रही आपकी, ये शेर जब आपने ये कहा? ये एक बड़ा गहरा शेर है, अगर समझने वाला समझेगा तो बहुत गहरा शेर है ये। नहीं, हर शेर के हर मिसरे के पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस शेर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ये किस तरीके से। ये आप अगर जिंदगी में कुछ भी करना चाहो, और एक पुरानी कहावत है कि आप कोई आदमी जो है सोना पकड़े मिट्टी हो जाता है, मिट्टी पकड़े सोना हो जाता है। जी। तो वो आप उसी को समझ लो कि आप कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करो और ना हो पा रहा हो, आपके साथ सब कुछ जो घट रहा है वो घटते ही चला जा रहा है, तब आपके ऐसी कैफियत में ऐसे शेर हो जाते हैं कि आप में जो भी उग रहा है तो मिट्टी उग रही है और वो भी बंजर है। यकीनन बहुत बड़ा शेर था, बहुत बड़ा शेर था।
तो जो आज के जो यंग जनरेशन जो अब लिख रही है, कह रही है, और मतलब ऐसा होता है कि अब आज की यंग जनरेशन में जैसे हम लोग जानते हैं कि पेशेंस बड़ा कम है, और चूंकि पेशेंस कम है तो जब आदमी कुछ कहता है तो उसको लगता है कि मंच मिलने चाहिए या मैं फेमस होना चाहिए। अब चूंकि सियासत का भी माहौल है तो मंच भी नहीं मिल रहे हैं, तो यंग जनरेशन बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जा रही है। तो क्या होता है कि डिप्रेशन में चले गए या लगा कि जो है शायरी छोड़ देनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या मतलब उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको ऐसे में? नहीं, शायरी देखिए, यंग जनरेशन के हों या पुराने लोग जो शायरी कर रहे हैं, अगर आप मंचों के लिए या मंचों की अपेक्षा से शायरी कर रहे हैं तो हमेशा आपको तनाव रहेगा जी। हमेशा आप डिप्रेशन में रहेंगे, क्योंकि आप उस पर डिपेंड है। आप शायरी इसलिए कर रहे हैं कि आपको मंच पे जाना है, प्रसिद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, नेम फेम सबको चाहिए, लेकिन शायद शायरी वो जरिया हो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए। मतलब आपके हिसाब से हमारा शौक अगर शायरी है तब तो ठीक है। हाँ, नहीं, शौक आप जैसे मैंने बताया कि आपको मैं एक हादसे से शुरू हुआ और शायरी करने लगा, और उस शायरी का सफर अपने आप मेरे कोई कनेक्शन ऐसे नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा इस शायरी की वजह से मैं वसीम साहब के साथ पढ़ा मैंने, या प्रमोद तिवारी जी बहुत बढ़िया कवि थे, उनके साथ पढ़ा, और मंच के जितने बड़े नाम हैं, नदीम फारूक साहब के साथ पढ़ चुका हूँ, हरिओम पवार साहब के साथ पढ़ चुका हूँ, बाकी लोगों के साथ पढ़ चुका हूँ, कई लोगों के साथ। वहाँ दुबई गया तो डॉक्टर उदय प्रताप सिंह बहुत बड़ा नाम है बिल्कुल बिल्कुल गजल की दुनिया में, उनके साथ उनकी अध्यक्षता में पढ़ना का सौभाग्य मिला, और उन्होंने वहाँ मंच से बोला कि मैंने इन्हें पहली बार सुना लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो शायरी शायद आपको खुद भी कहीं ना कहीं ले जाएगी, उसके बाद फिर वो आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा कहना भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। हाँ, ये सही बात है, लेकिन काफी की नजरों में जो है आप चुभना शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो खैर जो मंचों की अगर जिसको ललक है उसके लिए अगर शायरी कर रहा है तो वो शायरी के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा, शायद मंच पाले आगे बढ़ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लेकिन वो शायरी के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। शायरी वही मतलब अगर आप मीटर सीख गए उसके बाद तो आप कुछ भी कह दें तो वो शेर हो जाता है अगर बैर में कह दें, लेकिन शायरी वही है जो किसी को मतलब थोड़ा सा भी कहीं अगर वाह के साथ में आहा निकल आई तो वो शायरी कंप्लीट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी यंग यूथ जो भी हमको देख रहा हो तो वो इस चीज़ को समझे, क्योंकि ये खास क्वेश्चन मैंने आप ही के लिए पूछा था। सचिन भैया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से आपने अभी कोविड के टाइम में कुछ लाइव सेशंस अपने कुछ करे, मतलब सोशल मीडिया की रेस में आप दौड़े थे क्या? नहीं, दौड़े नहीं, लेकिन कुछ सेशन ऐसे करने पड़ गए कि मैं एक्चुअली कुछ लोगों के फोन आए कि जी चल रहे हैं, उस समय यही चल रहा था सिर्फ। हाँ, सोशल मीडिया में यही सब चल रहा तो किसी ना किसी के पेज से कभी लाइव जी, तो कुछ जरूर करा मैंने भी, लेकिन ना मैं ज्यादा कर नहीं सकता किसी से, कुछ लोगों को मना करा, लेकिन फिर भी कुछ संबंध ऐसे होते हैं जहाँ करना पड़ता है। बाकी अपने पेज से एक दो बार कोशिश करी, बाकी बहुत ज़्यादा मैं भी लाइव में कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ जी जी। और मंचों पे भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं लोग 20-20, 25-25 मिनट आधा घंटा गजल पढ़ लेते हैं, लेकिन गजलें भले ही हों मेरे पास जी, लेकिन आप ज्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते। मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा, अच्छी शायरी का ये भी एक मतलब कह सकते हैं कि खराब बात भी कह सकते हैं इसको कि बहुत ज्यादा देर तक कही नहीं जा सकती, बहुत ज्यादा देर तक सुनी नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक बात है। ये राज साहब भी कहते थे, राज साहब भी कहते थे ये जी। तो अच्छा, कभी आपको ये लगा कि मतलब जैसे आजकल क्या कर रहे हैं लोग, अपने छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर इंस्टा पे, उस पे, सोशल मीडिया पे दिन भर ट्रेंडिंग में चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको भी इस तरीके का कुछ करना चाहिए था या करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए कि तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आदमी हर तरीके से प्रयास करता है, लेकिन एक शेर है मेरा कि शायर का ध्यान शेर पे कम इसलिए भी है जी, फेमस वो हो रहा है महज रील बनाकर। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। तो इस तरीके का एक्चुअली ये शेर भी इसीलिए हुआ क्योंकि उसको मतलब ही नहीं। एक्चुअली मैंने देखा कि जिसको ना बहर का पता है ना काफिये का पता है, लेकिन व्यूज उस पे मिलियंस में भी आ रहे हैं। हाँ, अरे ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ, हजारों में भी नहीं, मिलियंस में। मतलब लहर वहर छोड़िए, मतलब क्या बताऊं कि कहीं पे भी नहीं है वो, कहीं भी नहीं है वो जी। और बड़ा मतलब अच्छा, फिर मुझे लगता है कि कई बार ये जो आपके व्यूज बढ़ते हैं, ये व्यूज आपके एटीट्यूड के भी बढ़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं कई लोगों से ऐसे मुखातिब हुआ तो जो मेरे हिसाब से या ग्रामर के हिसाब से गजल के कहीं पे भी फिट नहीं बैठते, लेकिन उनका एटीट्यूड मतलब जनाब राहत इंदौरी से भी काफी बड़े शायर वाला रहता है कि मतलब मैं बहुत कुछ हूँ। अरे तुमने मेरा इंस्टा नहीं देखा, उसमें 7 मिलियन आए, 10 मिलियन आए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कई
बहुत से शायर ऐसे हैं, मतलब खास तौर से यंग शायरों में मैं कहूँगा ज़्यादा कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जिनको ज़्यादा एटीट्यूड है, और मतलब बड़े बड़े शायरों में भी मैं मानता हूँ कि इतना ज़्यादा अभी भी एटीट्यूड या ऐसा नहीं है कुछ लोगों में। खास तौर से अगर मैं नाम लूँ तो बरेली में अपने शायर कैफी साहब हैं। अरे क्या कहने, मैं उनको भी मतलब मैं कहूँगा कि मतलब बहुत ही कमाल शायर हैं और बहुत कमाल इंसान है। मौत में सारी रात हमारी नब्ज़। हाँ, मैंने जब पहला शेर सुना जहाँ से मेरे को लगा कि यार ये शायरी है और मेरे को ऐसी शायरी करनी चाहिए, तो उनको वही शेर सुना मैंने कि मौत ने सारी रात हमारी नब्ज़ टटोली, ऐसा मरने का माहौल बनाया हमने। मतलब क्या शेर है यार जी। तो वहाँ से मतलब मुझे लगा, और ये इत्तेफाक देखें कि मेरा बरेली में शायरी कैफी साहब रहते हैं, मुझे बहुत बाद में पता चला कि साहब वो बरेली से हैं, और मुलाकात मेरी उनसे दिल्ली में रेखा के प्रोग्राम में गया, और फेसबुक से बस जुड़े हुए थे। और ये मतलब मैं तो इसे बहुत सौभाग्य मानूंगा, चमत्कार मानूंगा कि मैं एंटर कर रहा हूँ और सामने से शायरी कैफी साहब आ रहे हैं और आते बोले, और भाई सचिन क्या हाल है? अरे क्या बात है, क्या मतलब मैं इतना हैरान रह गया, मतलब शायरी कहीं तो पहुंचा रही है। हाँ, शायरी ने पहुंचाया, और वो मैं पहला इंटरेक्शन है, मैंने नाम भी नहीं बताया, वो मेरा नाम लेके कह रहे हैं और कह रहे हैं यार मैं पढ़ता रहता हूँ फेसबुक पे, यार अच्छी शायरी कर रहे हो, तो वहां से और उसके बाद शायरी कैफी साहब से आज ऐसा सिलसिला है कि मतलब बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं यार खाली किसी समय फ्री हुआ करो तो घर आ जाया करो यार, बैठेंगे तो वो इतनी मोहब्बत जितनी देते हैं वो शायद इस लायक है नहीं हम, नहीं जमीन से जुड़े, बिल्कुल सही। लेकिन वो उनकी जो है वो कमाल है उनका, मतलब शायरी कैफी साहब भी मैं कहूँगा जैसे मैंने सियाजी का नाम लिया, ऐसे ही शायरी कैफी साहब भी बिल्कुल मतलब वैसे ही। तो मतलब बेसिकली कहा जाए कि शायरी से जुड़े लोगों के लिए एटीट्यूड रखना कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं है? नहीं, एटीट्यूड तो होना ही नहीं चाहिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं है, चाहे शायरी में हो या ना हो। क्या बात है, एटीट्यूड तो रखना किसी के लिए ठीक नहीं है। और शायरी अगर आपको ईश्वर ने शायरी का अगर शायरी जरिया बनाई है कुछ देने के लिए, तो वो ईश्वर अपने आप दे देगा आपको रास्ता। जैसे मैंने बताया कि मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरे कोई ऐसे संबंध नहीं थे, और एक दिन जब मैं 2020 में गया तो ये जनवरी में प्रोग्राम था, शायद अक्टूबर की बात होगी। इत्तेफाक है कि मैं एक बार कलीम कैसर साहब से मिला था, जी जी, डॉक्टर राहुल अवस्थी के माध्यम से। एक बार बरेली में बीसलपुर में प्रोग्राम था, तो डॉक्टर साहब नहीं थे, तो उनका फोन आया कि वो ऐसे ऐसे आए हुए हैं, एक बार आप मिल लो जी। तो मैं मिलने चला गया। योगी शर्मा जी आए थे एक्चुअली, भीलवाड़ा राजस्थान से, वो भी बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे। उनसे मिलने गया, वो मुझे होटल ले गए, वहाँ इत्तेफाक से उनके कमरे में कलीम कैसर साहब थे जी। उनसे मेरी पहली मुलाकात वहाँ हुई। उसके बाद उन्होंने कहा यार अच्छा आप शायरी करते हो, कुछ शेर सुनाओ। मैंने उन्हें शेर सुनाए। तो बीसलपुर जाना था प्रोग्राम में, बड़ा प्रोग्राम होता है बीसलपुर में, रामलीला मैदान में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। जी जी जी, हर साल ही होता है, हर साल होता है। और मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझसे बोले आओ आप भी चलो। मैंने सर डॉक्टर कीर्ति काले आई थी उसमें जी, और पीके दूसरा हास्य कवि सब बड़े नाम, उनका संयोजन था। वो इत्तेफाक से आ गए, तो वो बोले यार चलो आप चलो मेरे हमारे साथ चलो शायरी करने। हम मेरा पहला इत्तेफाक था, लेकिन मैं चला गया बीसलपुर। अब वहां पहुंचा तो कम से कम होंगे 20-25 हज़ार की पब्लिक। अब मैं तो मेरे हाथ पर घबराहट हो गई होगी। मैंने कहा कहाँ आ गया मैं जी, लेकिन वहां से फिर जुड़ गया उनसे, तो उन्हें भी पसंद आया वहां से। उसके बाद ऐसे अक्टूबर में उनका एक दिन ऐसी फोन आया कलीम कैसर साहब का कि सचिन पासपोर्ट है तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ सर है। क्या बात है, विदेश का बुलावा आ गया था। हाँ, नहीं मैं तब भी नहीं समझा कि क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन मुझसे बोले कि तुम अपना पासपोर्ट भेजो, कुछ गज़लें भेजो मुझे। मैंने सर बताएं क्या है? बोले बताऊंगा, तुम भेजो मैं बताऊंगा, कुछ है बताऊंगा। मैंने ठीक है। और फिर नवंबर में या दिसंबर में एक दिन अचानक जो है वो टिकट आ गया कि आपकी जनवरी में फ्लाइट है, क्या बात प्रोग्राम है। तो ऐसे मैं दुबई पहुंचा। क्या बात है, क्या बात है। तो सचिन भाई मैं ये चाह रहा था कि अब चूंकि हम लोगों ने इतने आपके इस पूरी जो यात्रा रही इस पर हम लोगों ने काफ़ी बात करी, मैं चाहता हूँ कि कुछ गज़लों से भी जो है वो हम लोग सब रूबरू हो जाए। गज़ल चंद शेर के लिए तो फिर आपको सुने कि खुशी मिलेगी भी या गम शनास रहना है। हाँ, खुशी मिलेगी भी या गम शनास रहना है, उदास शख्स को कब तक उदास रहना। क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा मतलब है, वाह। खुशी मिलेगी भी या गम शनास रहना है, उदास शख्स को कब तक उदास रहना है।
मैं होशमंदों में बैठा तो ये समझ आया, मैं होशमंदों में बैठा तो ये समझ आया, तमाम उम्र मुझे बदहवास रहना है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह। ये जिस्म ओढ़ के कोई भी फायदा ही नहीं, ये जिस्म ओढ़ के कोई भी फायदा ही नहीं, ये जिस्म ओढ़ के कोई भी फायदा ही नहीं, हमारी रूह को गर बेलिबास रहना है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। मैं अश्क पोंछ दूं लेकिन ये जिद है आंखों की, मैं अश्क पोंछ दूं लेकिन ये जिद है आंखों की, इन्हें हमेशा समंदर के पास रहना है। वाह 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 वाह, क्या क्या गहरा मफहूम, इन्हें वाह, हमेशा वाह। समंदर के पास रहना है। क्या कहने, क्या कहने। और कुछ शेर आपको आप जी, मैं जी। अपनी किताब से अगर आप, अरे बिल्कुल बिल्कुल। एक जो आपने मतलब पढ़ा था उसी के कुछ शेर गजल के देख लें कि जी। जिस्म की मिट्टी सुखाने के लिए, जिस्म की मिट्टी सुखाने के लिए जी रहा हूं पर जमाने के लिए, क्या बात है। खुद का ही किरदार मैला कर लिया, वाह। खुद का ही किरदार मैला कर लिया, आईने को आजमाने के लिए। अरे वाह 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 वाह। जिंदगी सारी गुजारी धूप में वाह। एक जरा सी छांव पाने के लिए, आंसुओं ने देख ली आंखें मेरी, आंसुओं ने देख ली आंखें मेरी, रोज ही पिकनिक मनाने के। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा इस्तेमाल किया है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आंसुओं ने देख ली आंखें मेरी, रोज ही पिकनिक मनाने के लिए, क्या बात है। हम फकत घड़ियां बदलते ही रहे, हाँ हाँ, हम फकत घड़ियां बदलते ही रहे, वक्त को अच्छा बनाने के लिए। वाह 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 वाह। दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं। अरे ये तो बड़ा कमाल शेर है, वाह वाह वाह। दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं, तुम बहुत बहुत हो दिल दुखाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सचिन भाई, वाह वाह वाह। आई थी खुशियां मेरे घर एक दिन, हाँ, आई थी खुशियां मेरे घर एक दिन, इन गमों को बरगलाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। जान आफत में हमारी डाल दी, जान आफत में हमारी डाल दी, मौत ने बस मुस्कुराने के लिए। वाह 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 वाह, क्या गहरा शेर है भाई, वाह। मौत ने बस मुस्कुराने के लिए। क्या बात है। एक सचिन भाई वो जो आपका बड़ा फेमस जो चल रहा है, मतलब कई मंचों पे भी चल चुका, कई नशिस्त में भी चल चुका, कि वो खीर से रिलेटेड एक आपका जो है, जरा वो हाँ, शेर वो भी हो जाए। वो ऐसे है गजल की, मेहनत का फल या दौलत जागीर बनी थी, आहा, मेहनत का फल या दौलत जागीर बनी थी, क्या बात है। पहले हाथ बना था या तकदीर बनी थी, क्या कहने। हैरान हूं वो धीरे धीरे डूब रहा है, हैरान हूं वो धीरे 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 डूब रहा है, जिस कागज पर कश्ती की तस्वीर बनी थी। भाई वाह वाह वाह। अमन का झंडा लेकर तो वो घूम रहा था, अमन का झंडा लेकर तो वो घूम रहा था, पर उस झंडे के ऊपर शमशीर बनी थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। और जब बच्चे ने कागज खाया माँ ने डांटा, आहा, जब बच्चे ने कागज खाया माँ ने डांटा, रोकर बोला माँ कागज पर खीर बनी। अरे क्या बात है, क्या बात है, बड़ा शानदार, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। सचिन भाई जी। विदा लेने से पहले मुझे लगता है कि एक चीज पे चर्चा छोटी सी और रह गई है। जी। जब आपने शायरी कर रहे थे, शायरी करने के बाद आपने तमाम गज़लें कह दी, आपको लगा कि किताब आ जानी चाहिए। तो आपकी किताब जब आई, शायद 2018 में आपकी किताब आई, 2018 में, तो कैसे करके इसकी एक भूमिका किताब की बनी, किस तरीके से लगा कि जो है किताब अब जो है वो आना चाहिए। किताब एक्चुअली मुझे ये लगता है कि जो भी लोग शायरी कर रहे हैं, और अगर वो एक हद तक कुछ ऐसी गज़लें उन्हें लगता है कि उन्होंने 70, 80, 85, 100 गज़लें कह ली हैं जी, तो उनको एक शक्ल तो देनी चाहिए उन गज़लों को, और ये हर शायर के साथ मुझे लगता है कि होना चाहिए। ज़रूरी नहीं किसी बड़े प्रकाशन से आए, मतलब मंजरे आम में एक शनाख्त के तौर पे तो आपका होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको कोई और खरीदे ना खरीदे, उससे आप रॉयल्टी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। जी जी।
लेकिन आपकी अपनी गज़लों का एक संग्रह आपके पास है, लोगों को पहचान है और लोगों तक बात पहुंचती है कहीं ना कहीं, तो वो ज़रूरी होना चाहिए। और मुझे भी कुछ ऐसा बड़े लोगों ने भी कहा कि यार आप गज़लें अच्छी कह रहे हो और आपने इतनी गज़लें कह दी। कुछ जी। लोग जो फेसबुक पे भी थे तो, और अभी भी मैसेज आते हैं कि आपकी दूसरी किताब का मुझे इंतज़ार है सर, कब आ रही है। कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं आ रही। तो 2018 में मुझे लगा फिर कि इसको करना चाहिए, तो 2018 में ये मेरी। तो दूसरी किताब के लिए अभी कोई किसी तरीके का कोई माहौल या कुछ, या सोचा ही नहीं है अभी? नहीं, ये सोचा उस समय भी इतना नहीं था, और किताब आ गई तो हो सकता है किसी दिन किताब आ जाए ऐसे। अरे वाह, क्या बात है, लेकिन मतलब किताब आ सकती है दूसरी। लेकिन अभी कोई ऐसा प्लानिंग में है नहीं, क्योंकि खैर मैं दिखा भी दूं, ये सचिन भाई किताब है, इश्क डूबा हुआ था पानी में, जिस शेर से मैंने शुरुआत भी करी थी। माई बुक्स पब्लिकेशन से ये प्रकाशित हुई थी 2018 में, और इस किताब ने भी बहुत सफ़र तय किया है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें से कुछ आपके एक आखिरी में जो ये मुतफर्रिक अशार जो रहते हैं, उसमें कुछ 2-4 अशार आप और सुना दें, तो उसके बाद हम विदा लें। चलिए, आप कहते हैं तो इसमें से भी कुछ एक। जी इरशाद। इसमें एक शेर है कि अनसुलझी सी एक पहेली है जीवन, अनसुलझी सी एक पहेली है जीवन, अनसुलझी सी एक पहेली है जीवन, सुलझाने का मतलब है कि मर जाना। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अनसुलझी सी एक पहेली है जीवन, सुलझाने का मतलब है कि मर जाना, सुलझाने का मतलब है कि क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। और मैं इंग्लिश के काफ़ी भी कुछ यूज़ कर लेता हूँ। मैंने जी बहुत बीच में शुरू करी थी, और मुझे लगता है कि बरेली में चलन भी आपने ही शुरू करवाया है ये। नहीं, इससे पहले लोग बड़ी रिवायती शायरी कर रहे थे। रवायती कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन शायरी मैंने जैसा आपको कहा कि जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो, हाँ मतलब ट्रेंड चेंज होते जाने चाहिए, ट्रेंड चेंज होना चाहिए, और हो रहा है। और अब तो काफ़ी लोग कर रहे हैं। और मैंने एक गज़ल अभी बाद में कही थी जी। तो एक बार मैंने फेसबुक पे अपने पेज पे पोस्ट की, तो डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, जो मैंने कहा जी, कि जी, आपको जी। बहुत बड़े, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़े शायर हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जानकार हैं वो, उनका जब कमेंट आया, उस पर कई बड़े लोगों के कमेंट और भी आए, कई मंचे लोगों के कमेंट भी आए, तो उस पर उनका कमेंट आया कि अंग्रेजी के काफियों का इतना सटीक और इतना अच्छा प्रयोग मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा। तो ये मुझे लगा कि उनके जैसे बहुत बड़ी हौसला अफजाई, बहुत बड़ी तारीफ। हाँ, वो मतलब कि उसमें गजल थी कि अब क्या बताऊं तुमको मैं ज्यादा डिटेल में, अब क्या बताऊं तुमको मैं ज्यादा डिटेल में, मुझको भी गम मिले हैं यहाँ होलसेल में। अरे क्या कहने क्या कहने, क्या क्या अच्छा मतलब है। अब क्या बताऊं तुमको मैं ज्यादा डिटेल में, मुझको भी गम मिले हैं यहाँ होलसेल में, और सारे गमों में एक ही महंगा पड़ा मुझे, सारे गमों में एक ही महंगा पड़ा मुझे, वो एक गम जो तुझसे खरीदा रिटेल में। अरे भाई वाह, भाई वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, वो एक गम जो तुझसे खरीदा रिटेल में, क्या बात है। और फिर उसमें आगे नॉर्मल काफिये थे कि मुझको लगने लगा है मुझको तो दुश्वार ये सफर, लगने लगा है मुझको तो ये दुश्वार ये सफर, कुछ लोग ऐसे चढ़ गए जीवन की रेल में, और मुझ पर किसी भी तरह का चढ़ता नहीं है रंग, मेरी शिकस्त हो चुकी रंगों के खेल में। क्या ये रूह ऐसे जिस्म में माथा पटक रही, ये रूह ऐसे जिस्म में माथा पटक रही, जैसे हो बेगुनाह कोई बंद जेल में। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, ये क्या आपने मुझे याद दिलाया तो मुझे वो नहीं क्या कह रहे सचिन भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और बड़ा शानदार बातचीत रही आपके साथ। बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे बातचीत हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।